ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक वीडियो भेजा है आपने, बच्चे का प्रेजेंटेशन है क्या? जी सर। तो क्लास में यही लड़की प्रेजेंटेशन दी थी कि और लड़के भी दी, बच्चे सर भी वो दिए तो थे? लास्ट टाइम मीटिंग में हम वो भेजे थे आपको। अच्छा, ये लास्ट मीटिंग वाला है। अभी 27 मार्च को भेजे हैं। हाँ वो अप्रैल मंथ के लिए है। हाँ। कितने बैचेस हैं आपके पास अभी? मेरे पास पीजीडीएम सेमेस्टर 2 है। उसमें 2 पेपर है मेरा, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट और दूसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी। और फिर एक क्लास है बीकॉम 4 सेमेस्टर, इसमें एक पेपर है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ बच्चे लोग अभी इस लेवल पे आए हैं क्या कि कोई प्रोजेक्ट कर सके, कोई छोटा मोटा रिसर्च का? अभी मतलब सर रिसर्च प्रपोजल पे ही है। प्रपोजल तक है अभी। ये आपने पीजीडीएम का एक प्रेजेंटेशन भेजा है, कितना भेजा है प्रेजेंटेशन आपने? कितने बच्चे प्रेजेंटेशन दिए थे पीजीडीएम में? ये ऑलमोस्ट 10। लेकिन आपने एक ही का रिकॉर्ड किया था सर क्या? 2 अलग अलग सब्जेक्ट का, ये बेस्ट था। अच्छा, इसका वीडियो आप 2 बार भेजिए क्या हमको इसी बच्चे का? सर 2 बार भेजे, लेकिन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ राइट्स एंड सिंडिकेट डेटा एंड देयर टाइप। पहला वाला है इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट और दूसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। बीकॉम के बच्चे जो है प्रेजेंटेशन में अच्छा आगे देख रहे हैं। बीकॉम वाले बैच जो है, जितने भी बीकॉम के बैच हैं, ये अलग बात है कि कुछ खास बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं मुझे, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं उनको थोड़ा सा इनकरेज करने की जरूरत है। इसमें एक लड़की का हमको बहुत रिमार्केबल लगा, लड़की का नाम खुशी है, उसके पास लैपटॉप नहीं था। अच्छा, वो अपने मोबाइल पर पीपीटी तैयार रखी थी। तो लैब में बनाए पीपीटी? लैब में क्या दिक्कत है? लैब में तो कंप्यूटर मिलता ही है बच्चों को। ये बात तो हम भी बोले, तो बोली मैम हम तो मोबाइल में बनाए हैं। तो बाकी स्टूडेंट उसको हेल्प किया और उसका पेन ड्राइव में लेकर के लैपटॉप में दे दिया। तो वो अकेले ही की थी। अच्छा, तो 2-4 स्लाइड ही बनाई, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं था। हम ग्रुप में बोले थे, ग्रुप में नहीं था, लेकिन हमको लगा चलो एटलीस्ट एफर्ट तो की। बाकी लोग के जैसा तो मैदान छोड़ के भाग नहीं गई। अच्छा, बच्चे कुछ जो है नहीं इंटरेस्टेड लगते हैं बहुत से बच्चे। हाँ, बहुत सारे लोग पीपीटी बनाने के डर से ही गायब रहते हैं। पीपीटी बनाना तो ज्यादा आसान है, नोट्स लिखने से ज्यादा आसान है पीपीटी बनाना। तो बोर्ड प्रेजेंटेशन के लोग इंटरेस्टेड रहता है, पीपीटी नहीं बनाए। तो हम बोले आपके यहाँ इतना अच्छा लैब है, कंप्यूटर लैब, इंस्ट्रक्टर भी हैं, नहीं आपस में फ्रेंड ही एक दूसरे को हेल्प कर दे सकते हो। इतना अच्छा फैसिलिटी अभी नहीं सीखोगे, कब सीखोगे? लेकिन हम फ्यूटाइल देख रहे हैं, तो इस बार हम सोचे हैं रिटन टेस्ट ले इन लोग का। आपने 2 प्रेजेंटेशन मुझे भेजे हैं पीजीडीएम बैच से और एक प्रेजेंटेशन है आपका बीकॉम बैच का। जी, यही 2 बैच है मेरे पास। चलिए ठीक है मैम। और कुछ बच्चों के बीच में कोई जब ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पर आप केस करा सकती हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो आपने भेजा है, सोशल इन्वायरमेंट वाला जो होगा, जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाला, वहाँ तो बहुत तरह के हमारे पास अच्छे ऐसे केसेस हैं जिस पे कि डिस्कशन हो सकता है। और उसमें सोशल इश्यूज और जो कंट्री एनालिसिस जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जैसे अब मिडिल ईस्ट है, या फिर जो हमारे अगल बगल के जो 7 नेशंस हैं उनसे कंपैरेटिव एनालिसिस कराते हैं, या जो बिजनेस इन्वायरमेंट चाइना में है, जो यूरोपियन इन्वायरमेंट है, तो थोड़ा उसके बारे में मटेरियल बच्चे गैदर कर सकते हैं। और उसमें फिर वो जो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो एनालिसिस करेंगे ना, तो वो एक उनको बिजनेस इन्वायरमेंट का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाएंगे। या बिजनेस इन्वायरमेंट अगर हम लोकल लेवल पर भी देखें, तो जैसे एक महाराष्ट्र में या गुजरात में या दिल्ली में या बिहार में या जो सदर्न स्टेट्स हैं, तो उनमें बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या बदलाव, किस तरह का बदलाव आता है। तो वो सारे जितने पॉइंट्स आपके ये सब कवर हो जाएंगे इस एनालिसिस में, और डिफरेंस भी समझ में आएगा कि हाउ दिस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, ऑन रियल बिजनेस। मतलब ये जैसे अभी क्या थ्योरी में लोग पढ़ रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि भाई आखिर इन चीज़ों का बिजनेस से क्या मतलब है, क्या महत्व है। लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है इस सर ऐसे हम थियोरेटिकली तो बताए हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कोई पॉलिटिकल साइंस तो है नहीं। व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री जहाँ डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे राइट्स सप्रेस्ड है, ठीक है। और अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है
अब डेमोक्रेसी में भी अगर बिल्कुल फेयर डेमोक्रेसी है जहाँ पर अ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के राइट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है और उसमें आपस में इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो वेल डिफाइंड है, उससे क्या होता है कि किसी के संग इनजस्टिस जल्दी नहीं होता है, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है, और लॉ जो है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करता है। यही सब चीज़ें हैं जब इसमें सारा ठीक है चीज़ सर, इन चीज़ों को जब डिस्कस करिएगा तो फिर इनमें एनालिसिस और कंपैरिजन की तो बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी आ ही जाएगा। हाँ, और अब बिजनेस और पॉलिटिक्स हमेशा अलग होकर दिखाई पड़े ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो कई बार जो है वो बिजनेस पॉलिटिक्स जुड़ जाता है, कई बार जो कुछ बिजनेस हाउसेस होते हैं वो पॉलिटिक्स से अपने आप को बहुत दूर रखने की कोशिश करते हैं। सपोजिटली देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंश्योर करता है कि हम पॉलिटिक्स से अपने आप को बहुत दूर रखें, और अगर उसको करोड़ों का नुकसान हो जाता है और उसको 1 लाख रुपए घूस देना होता है तो वो नहीं देता है। हाँ, लेकिन हो सकते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जहाँ पर वो लोग कुछ अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए भी पैसा देते हों, और कई बार कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी ऐसी होंगी जो कि कुछ अपना एडवांटेज लेने के लिए हो सकता है आपको सप्रेस करे या आपको वो सब, मतलब वी एग्जैक्टली आई एम नॉट सेइंग और आस्किंग यू टू clearly discuss politics in the classroom, but students should have an idea how these things are interlinked and why this chapter is taught to you because of these reasons, and it have a big impact on the business environment and the company's prospects, है ना। बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर बिहार का ही सर्कमस्टांसेस है, अगर इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर पॉलिसीज़ एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली होती है, तो जो एंटरप्राइज है वो फ्लरिश करता है। और जब इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो होता है वो बार बार चेंज होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे फिनेंशियल मार्केट्स हैं हमारे किसी देश के, किसी भी देश के, वो हमेशा पॉलिसी फ्रेमवर्क में पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो पॉलिसी अच्छी है बुरी है उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। रोज़ रोज़ पॉलिसी को बदलने को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सपोजिटली सेबी है, ईडी है, सीबीआई है, आरबीआई है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है कंट्री में एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। और जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, तो इन चीज़ों को बच्चों से डिस्कस करने का है, ठीक है। और जब आप कंपैरिजन कराइएगा, चाहे वो ग्लोबल लेवल का या लोकल लेवल का, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। दिक्कत ये है कि बच्चा अगर स्टडी करके आएगा तभी ढंग से इसका फ़ायदा ले पाएगा, और नहीं तो उसको आपको बहुत तरह का जो सिचुएशंस है वो आपको बताना पड़ेगा, और वो आपको बाय द हेल्प ऑफ स्टोरीज आप वैसा कर सकती हैं, है ना। जैसे अब थोड़ा आपको साइड स्टडी करना पड़े, जैसे चाइना है या रशिया है, तो यहाँ पर प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट बना है, लेकिन वो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री ही अभी तक डिक्लेयर करके रखते हैं, या फिर रशिया में तो कम्युनिज्म नहीं रहा उस तरह से, लेकिन स्टिल वहाँ पर एक तरह का गवर्नमेंट के टाई अप में ही आप बिजनेस कर सकते हैं। जबकि यूएस है जहाँ पर कम्प्लीटली इट इज़ ए कैपिटलिस्ट नेशन, और वहाँ की जो पूरी पॉलिसी है वो कैपिटलिस्ट नेचर की है। और इंडिया जो है वो किस तरीके से एक समाजवाद जिसको कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। इन सब चीज़ों का बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क पे इम्पैक्ट होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, इसमें ये सब चीज़ों को डिस्कस करिएगा तो बच्चे हो सकता है लाइक करें, है ना। और रिसर्च प्रपोजल वाले में तो खैर उनको सबसे पहले आप तैयार कराइए कि एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वो लोग कर सकें। वो लोग किसी विषय पर छोटा ही रिसर्च हो, उस पर वो अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना शुरू करें,
एक सैंपल साइज डिज़ाइन करना शुरू करें। सर, उन लोग का भी एकदम इनिशियल स्टेज है, हाइपोथेसिस का मतलब भी क्लियर कट नहीं पता है, तो बताने से तो समझ जाएगा, समझाना तो है ही है। कितना दिन तक किसी भी टॉपिक को आप कर पाइएगा? ये टॉपिक तो ओवर हो गया, मतलब अभी इतना ही पता है कि अगर आपको रिसर्च करना है तो पहले रिसर्च प्रपोजल देना होता है, वो अप्रूव तो होगा रिसर्च प्रपोजल हाइपोथेसिस के बिना कैसे बनेगा? बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा? रफ आइडिया दिए हैं। हाइपोथेसिस का दीजिए, सैंपल का दीजिए, अच्छा, सैंपल किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन का दीजिए, ठीक है। और फिर जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो मैंने दूसरे टीचर को बोला था कि वो हैंडल कर लेंगे, आप शायद स्टैटिस्टिक्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो जो हमारे मैथ्स वाले टीचर्स हैं वो लोग स्टैटिस्टिकल पार्ट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम।